आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में यूपी में 5वें, 6ठे और 7वें फेज के 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। साथ ही मणिपुर और पंजाब के बचे हुए उम्मीदवार भी फाइनल होंगे। बताया जा रहा है कि आज होने वाली सीईसी की बैठक में भी बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल को दी जाने वाली सीटों का भी ऐलान हो सकता है। सीईसी की बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी, जबकि पीएम मोदी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले सोमवार को भी बीजेपी की कोर ग्रुप की कई घंटों तक चली बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर लंबा मंथन चला और आज एक बार फिर से यह बैठक होने वाली है और इस बैठक के जरिए तय किया जाएगा कि जिताऊ कैंडिडेट कौन हो। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि और भी जो 4 चुनावी राज्य हैं वहां को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। अलग अलग एंगल से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अपना दल और निषाद पार्टी यानी अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद को क्या मिलने वाला है पूर्वांचल की सीटों के लिहाज से, इस पे भी सभी की निगाहें हैं और ये तय होगा आज की बैठक के जरिए। कौन कौन बड़े चेहरे हैं सीईसी की बैठक में ये हम आपको बता चुके हैं। सीधे अपने सहयोगी अमित पांडे का रुख करते हैं। अमित पांडे, ये कल से लेकर आज तक जो ये मंथन का दौर है, ये जो बड़ी बैठक का दौर है, क्या हम माने कि अब चूंकि वक्त बहुत ज्यादा है भी नहीं, तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनको चुनावी मैदान में जाना भी है, डोर टू डोर कैंपेन भी करना है, तो इस लिहाज से आज इस बैठक को फाइनल माने? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और करीब 12:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी और इसमें जो यूपी की बाकी बची हुई चरण की जो सीटें हैं उसमें ये चर्चा होगी। क्यों ये बैठक अहम है? क्योंकि सहयोगी दल के साथ किस तरीके से बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान में उतरती है, ये यहाँ पर का पूरा देखेगा। निषाद पार्टी, अपना दल, ये सब ऐसे दल हैं कि इनकी ये अपने लिए तो सीट मांग ही रहे हैं, साथ ही साथ करीब 200 जो विधानसभा की सीटें हैं वहां पर ये जो वोटर्स हैं इनके पार्टी के वोटर से खासा प्रभाव रखते हैं। तो आज की जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है, उस बैठक से यह साफ हो जाएगा कि कितना प्रतिनिधित्व इन पार्टियों को बीजेपी देती है और किस तरीके से बतौर एनडीए वो चुनाव प्रचार अभियान में चुनावी मैदान में उतरती है। अभी तक 200 सीटों की जो बात सामने आई है वो बतौर बीजेपी वो सामने आई है उनके कैंडिडेट से, लेकिन इस सीट में बीजेपी के सहयोगी दल को भी कितनी सीट मिलेगी इस पर चर्चा होगी। साथ ही अन्य राज्यों में जो बची हुई सीटें हैं उन पर भी बचे हुए नामों पर ऐलान होगा और इसके लिए कल कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, परसों भी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। आज ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, और इस तस्वीर का इंतजार सभी को है और खासकर उन लोगों को अमित जिनको चुनाव लड़ना है, जिनको उम्मीद है कि शायद अपना दल को इतनी सीटें मिले तो मुझे मौका मिल जाए। ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिनकी धड़कनें तेज है, तो थोड़ा इंतजार करें। वक्त वक्त पे इस बैठक को लेकर हम अपने सहयोगी अमित पांडे के जरिए अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। फिलहाल शुक्रिया, एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे। अब इस बीच हम अगली खबर की बात करते हैं। पंजाब में एक बार फिर पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान की एंट्री पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के एक बयान से हुई है। कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू पर बड़ा हमला बोला चुनावी माहौल में और आरोप यह लगाया कि सिद्धू को उनके कैबिनेट में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से सिफारिश आई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक सिद्धू को पंजाब सरकार में मंत्री पद पर बैठाने के लिए पाकिस्तान से लॉबिंग की जा रही थी, ये कहा है कैप्टन अमरिंदर ने। हालांकि इसके को लेकर पलटवार किया गया है, लेकिन असर क्या होता है इसका इंतजार। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। आई रिमूव मिस्टर सिद्धू फ्रॉम द जॉब बिकॉज द मैन वॉज टोटली इनकॉम्पिटेंट, इनकेपेबल एंड टोटली यूजलेस इन हिज जॉब। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के आरोप के बाद पंजाब में सियासी घमासान छिड़ चुका है। बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत ने सिद्धू और उनके पीए मोहम्मद मुस्तफा को सवालों में घेरा है। दरअसल सिद्धू के पीए हैं मोहम्मद मुस्तफा। चुनाव आयोग अपनी तरफ से इस पर एफआईआर दर्ज करे, गुलाम मुस्तफा को गिरफ्तार करे, क्योंकि गुलाम मुस्तफा ने एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने दी है, तो उन्होंने कहा है कि इस तरह की एफआईआर चुनाव में दर्ज होती रहती है, इनको कौन पूछता है। जिस तरह से पंजाब जैसे सेंसिटिव प्रदेश में जिसने दशकों तक आतंकवाद की, अलगाववाद की तपिश झेली है, वहां इस तरह के समाज को तोड़ने वाले बयान देकर के जो कुकृत्य उन्होंने किया है, निश्चित रूप से इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए ताकि पंजाब में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जा सके।
सिद्धू पर कैप्टन के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा हमला बोला है। राघव चड्ढा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ कैप्टन को भी घेरे में लिया। देखिए, अब ये तो कैप्टन साहब बता सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो बड़ी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उनको बड़े आदर सत्कार के साथ उनका नाम लेते हैं, और आज दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बुलाया, उनके बारे में बात कही, ये बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। तो एक के बाद एक पार्टियां हमलावर है, लेकिन एक ऐसे शब्द का, एक ऐसे मैसेज का कैप्टन ने जिक्र किया है, और ये मैसेज पहले से ही कैप्टन के पास था। जब वो गवर्नमेंट में थे तभी उनके पास ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश सिद्धू के लिए, ऐसा दावा है कैप्टन अमरिंदर का। लेकिन उन्हें भी मालूम है सियासत में कि किस वक्त ये पत्ते खोलने से क्या फायदा होने वाला है। ऐन चुनावी माहौल में उन्होंने एक ऐसे मसले का जिक्र किया, एक ऐसे मैसेज का जिक्र किया जिसकी गूंज अब दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है। चौतरफा सवाल उठ रहा है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिहाज से अलग ही एंगल ये मैटर पकड़ रहा है, क्योंकि जो पंजाब है वो प्रदेश है जो सीमाई प्रदेश है, पाकिस्तान की सीमाएं लगती है वहां पे, और हमारे जवानों की तैनाती, और इस बीच कोई ऐसा एक चेहरा जो कि पाकिस्तान के इमरान खान जो है, प्रधानमंत्री जो है, उनसे ताल्लुक रखता है, और उनकी सिफारिश आती है किसके लिए? सिद्धू के लिए। ऐसा दावा किया है कैप्टन अमरिंदर ने। हालांकि अब इसका जवाब देते कांग्रेस पार्टी को सूझ नहीं रहा है कि अब इसका जवाब क्या दिया जाए। आम आदमी पार्टी भी इसमें एंट्री ले चुकी है, आम आदमी पार्टी भी सवाल उठा रही है। और इस बीच योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर हमला, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन ना लगे उनकी शिक्षा पर क्या कहा जाए, ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ का अब तक का सबसे बड़ा हमला, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन ना लगे उनके शिक्षा पर सवाल, उनकी शिक्षा पर क्या ही कहा जाए। योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर चुनावी माहौल में बड़ा हमला है ये। दरअसल उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और उनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है, ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। यानी अपराधियों को बढ़ावा देने का जो आरोप बीजेपी लगाती रही है समाजवादी पार्टी पे, वही आरोप एक बार फिर से अलग तरीके से। इस बीच अखिलेश के पाकिस्तान पर दिए बयान पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या लिखा है हम आपको बता रहे हैं। जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है। द ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2018 के मुताबिक वेटलैंड का नुकसान प्राकृतिक वनों की तुलना में 3 गुना तेज है। हालांकि बशेहट्टीअली वेटलैंड ने कुछ अलग ही उदाहरण पेश किया है, और ये नतीजा है 3 सालों के लगातार और ठोस प्रयासों का। बशेहट्टीअली वेटलैंड को WWF इंडिया द्वारा 3 साल की वेटलैंड संरक्षण पहल के चलते फिर से जीवंत किया गया है, जिसमें समुदायों, उद्योगों, ग्राम पंचायत सदस्यों के नेतृत्व में एक मल्टी स्टेक होल्डर कमेटी शामिल है। ये सब बेंगलुरु ग्रामीण जिला प्रशासन के नेतृत्व में किया गया है। ये पहल दरअसल विविध साझेदारियों और सहयोगियों के जरिए हासिल किए गए एक जबरदस्त नतीजे का अनोखा उदाहरण है। देखिए मिशन पानी की रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। The district where we are here now, Bangalore Rural District, it is under a severe water crisis, and the groundwater level is gone down from the surface approximately 1500 feet. And the surface water bodies which are there, available sources of water like wetlands, ponds, temple tanks, they are all in a very degraded state. So there are the local community or the local villages around this wetland, many industries here in the Bashirteli Apparel Park, the Gram Panchayat and the schools and the colleges. So it's like a full of different type of stakeholders.
So we started talking to each of them to understand why this has come to this stage. We also studied the drainage pattern, connectivity from where water is coming into the wetland. That was something which was a revelation for us, that this is not an independent wetland, but it is a cascade of 4 to 5 wetlands, and from the upstream wetlands it is connected. And because the connectivity is lost or degraded, the water is not coming into this wetland, and also the catchment is degraded. We made wetland mitras, who are the friends of the wetland from the local community, and we did capacity building for them. We trained them on wetland health assessment. Many villagers came forward and told us that, our defunct borewells started getting recharged, maybe because of this water which is there in this wetland. This was something which we dreamt of and believed in, and now it has strengthened our belief that this is possible. स्वच्छता